हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लगभग ये अपनी 13वीं 14वीं क्लास के आसपास है। क्लास तो एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो मैंने पढ़ा रहा था अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, यहाँ लास्ट क्लास हमारी ख़त्म हुई थी। अब मैं उससे आगे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि अभिक्रिया ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, अधिकांश अभिक्रिया ताप में वृद्धि करने से बढ़ जाती है। बस कुछ एक अभिक्रिया ऐसी है जैसे 2NO + O2 = 2NO2। ये अभिक्रिया ऐसी है जो ताप में वृद्धि करने से इसका वेग घटता है। ठीक है, बाकी ज़्यादातर अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग ताप में वृद्धि से बढ़ता है। ठीक है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि अब सांद्रता नहीं बदलेगी, अब के बदलेगा। तो एक्चुअली ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का दर नियतांक के प्रभावित होता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा प्रेक्षित किया गया है कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से दर नियतांक के में 2 से 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको लिखा दिया था, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा संबंध ये होता है R = K सांद्रता की पावर n। अब चूंकि हम सांद्रता का प्रभाव तो पढ़ चुके हैं, तो इसको हटा दें तो K का मान 2 से 3 गुना बढ़ेगा, तो R का मान इसके सीधे समानुपाती है, जिससे R का मान भी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ये हमने पढ़ा था। अब इसको हम बोलते हैं ताप गुणांक। भाई कितना बढ़ेगा वो बताता है ताप गुणांक। 2 बढ़ेगा या 3 बढ़ेगा या दोनों के बीच में बढ़ेगा। तो 10 डिग्री पहले ताप गुणांक होता क्या है, मैंने उसको डिफाइन किया है, परिभाषित किया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर, यानी पहले ताप 300 था तो 310 पर, तो क्या हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अंतर पर। अब 10 पर, जैसे 300 पर K का मान है 300 केल्विन पर, और फिर K का मान 310 केल्विन पर, तो 2 मान हो गए ना। एक तो हो गया 300 केल्विन पर और एक हो गया 310 केल्विन पर। तो इनके जो अनुपात होता है वो अनुपात ही क्या कहलाता है? वो अनुपात ही कहलाता है अभिक्रिया का ताप गुणांक। ठीक है, ताप गुणांक कहलाता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर अभिक्रिया के दर नियतांक का अनुपात अभिक्रिया का ताप गुणांक कहलाता है। अब उसका मान अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ऐसा देखा गया है 2 से 3 गुना होता है, यानी दो या तो 2 होता है या 3 गुना होता है या दोनों के बीच में होता है, यानी वो रेंज है ये कि अभिक्रिया का ताप गुणांक 2 से 3 गुना होता है। तो ये मैंने कैसे निकाला, देखो ये है T डिग्री सेंटीग्रेड पर मान, और ये है T डिग्री सेंटीग्रेड में 10 डिग्री और ऐड कर दिया, तो ये अधिक ताप पर, ये कम ताप पर, ये अनुपात 2 से 3 के मध्य ही रहना है। इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना होता है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? इस पे क्वेश्चन बनता है एक अभिक्रिया का ताप गुणांक 2 है, और मैंने 2 एज्यूम कर लिया, होता तो 2 से 3 है, लेकिन मैंने 2 मान लिया कि 2 है। तो बताइए कि ताप को 300 से 350 केल्विन कर दे तो वेग कितने गुना बढ़ेगा? अब 10 पर तो दुगुना होता है, तो अब मैंने बढ़ाया कहाँ से है? मैंने बढ़ाया है अभिक्रिया के वेग को 300 केल्विन से 350 केल्विन कर दिया। तो अब तुम बताओ अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा? तो अब सोल्व करेंगे तुम, और मैं इसको हर क्लास में रखता हूँ। हर क्लास में रखने के बाद मेरे पास जो बच्चों का जवाब आता है वो आता है सर 10 गुना हो जाएगा। वो ऐसे निकालते हैं कि भाई 300 से 310 होने पर दुगुना हुआ, तो 350 गुना बढ़ रहा है तो 10 गुना हो जाएगा। गलत है जवाब। 10 गुना होना ऑप्शन होता है, 10 गुना भी होता है, तो ये जवाब गलत आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे निकालेंगे इसको कि 300 है, 300 केल्विन से 310 केल्विन हुआ तो वेग दुगुना हो गया,
फिर 320 पर फिर दुगना हो गया, फिर 330 पर फिर दुगना हो गया, फिर 340 केल्विन पर फिर दुगना हो गया, और 350 केल्विन पर फिर दुगना हो गया। तो कितनी बार दुगना हुआ है? जैसे मान लो यहाँ x है तो यहाँ तक 2x हो गया, यहाँ तक 4x हो गया, और यहाँ तक 8x हो गया, सॉरी यहाँ तक 8x हो गया, और यहाँ तक 16x हो गया, और यहाँ तक 32x हो गया। ठीक है, तो कितना गुना बढ़ गया? 32 गुना बढ़ गया x का। अब यहाँ कितना हो गया? 32x हो गया कि नहीं? तो 10 गुना कैसे हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक तो तरीका है ये कि आप ऐसे करें। तो एक तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे ताप गुणांक मैंने 2 दिया है तो प्रत्येक 10 डिग्री पर मैंने दुगुना किया है। अगर ताप गुणांक में 3 देता तो प्रत्येक 10 डिग्री पर आप 3 गुना करते, तो वो फिर 3 गुना के हिसाब से बढ़ता। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो है रेट 1, रेट 2 और रेट 1। वो ताप गुणांक जो भी है TQ, ताप गुणांक का जो मान है उसमें आप T2 माइनस T1 करके 10 का भाग दे दो। जैसे R2 बटा R1, और ताप गुणांक मैंने क्या माना था? 2, और पहले का ताप कितना था? 350, 300 बटा 10 यानी 2 की पावर 5 यानी 32। तो R2 कितना हो गया? R2 हो गया 32 R1। ऐसे निकलता है। अगर हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको ऐसे करना पड़ता है। ताप गुणांक के मान में दोनों तापांतर करके 10 का भाग देना, क्योंकि प्रत्येक 10 पर जो बढ़ता है वो TQ हो जाएगा, और फिर उसमें आप इस तरह से पावर लगा के भाग देंगे तो उत्तर 32 गुना डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने एक सवाल लिया है, और ताप गुणांक यहाँ मैंने आपको डिफाइन किया है। ताप गुणांक की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अब हमने ये तो देख लिया कि अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग ताप में वृद्धि करने से बढ़ता है। ये भी देख लिया कि जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। मेनली दुगना ही होता है, 2 से 3 गुना हो जाता है, लेकिन दुगना लेके चलो आप तो कि दुगना हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अभिक्रिया के वेग ताप में वृद्धि से बढ़ता क्यों है? तो तुम यूँ कहोगे साहब के बढ़ता है इसलिए, तो फिर मैं यूँ कहूँगा के क्यों बढ़ता है। तो अब हम देखें अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या। ताप के प्रभाव की व्याख्या, तो व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए थे। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए, जिसमें आप पढ़ोगे टक्कर सिद्धांत, संगठित थ्योरी भी बोलते हैं इसको, आर्रेनियस सिद्धांत। ठीक है, और एक सक्रिय संकर सिद्धांत।
तो अब हम एक सिद्धांत को एक एक को पढ़ते हैं। पहले टक्कर सिद्धांत ले लेते हैं। तो टक्कर सिद्धांत क्या कहता है, देखो पहला है आपके टक्कर सिद्धांत। इस पर एक बहुविकल्पी प्रश्न भी है आपके, इसको संगठ्य थ्योरी भी बोलते हैं, संगठ्य सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, अब जनरली मैं आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न है, पहले उसको सुनाता हूँ। वो क्या है, वो क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग ताप में वृद्धि करने से बढ़ता है। ऑप्शन पहला है टक्करों की संख्या बढ़ने से, दूसरा ऑप्शन है प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ने से। तो टक्करों की संख्या बढ़ते ही तुम क्या कहोगे कि वास्तव में जो अभिक्रिया है A + B = उत्पाद। तो यानी तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली आएगी A और B के मध्य अगर टक्कर भी बढ़ जाए तो अभिक्रिया में ज़्यादा उत्पाद बनेगा, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग, अगर A और B के मध्य टक्कर बढ़ेंगी तो वेग भी बढ़ेगा, ये निष्कर्ष निकल गया। लेकिन ऐसा प्रेक्षित किया गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो टक्करें बढ़ती हैं, कितनी, लगभग 2% से लेके 4% टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी पहले अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाओगे तो पहले जितनी टक्कर हो रही थी ना A और B के मध्य, अब वो उनमें वृद्धि 2 से 4% ज़्यादा होने लगती है टक्करों की संख्या, जिससे और वेग भी बढ़ता है, वेग बढ़ता है। लेकिन वेग तुमको पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर दुगना हो जाता है, तो वेग मतलब 100 से 100% से 200%, दुगना और तिगुना भी तो हो सकता है। तो अब देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से टक्कर बढ़ी, लेकिन कितनी बढ़ी, 2 से 4% बढ़ी, और वेग कितना बढ़ा, 100% से लेके 200% वेग बढ़ गया। तो फिर अपन क्या तुम ये कह सकते हो क्या कि टक्कर बढ़ने से ही वेग बढ़ा, कोई और भी कारण? क्यों? क्योंकि टक्कर बढ़ने से ही अगर वेग बढ़ता तो वेग कितना बढ़ता, 2 से 4% ही वेग बढ़ता, लेकिन वेग एक्चुअल में कितना बढ़ा, दुगना हो गया का मतलब है 100% बढ़ गया, तिगुना हो गया का मतलब है 200% बढ़ गया। तो वेग बढ़ा 100 से 200% और टक्कर बढ़ी 2 से 4%। दैट ये क्लियर है कि यहाँ वेग का बढ़ना के लिए टक्करें ही उत्तरदायी नहीं है। तो फिर ये कंक्लूजन गलत साबित हो गया कि टक्कर बढ़ने से ही वेग बढ़ता है। फिर कोई और बात है वेग बढ़ने में, तो उसकी खोज जब की गई तो एक बोल्ट्जमान वैज्ञानिक था, उसने क्या देखा कि उसने ये देखा कि जब अभिक्रिया A और B के मध्य होती है तो A B से टकराता है, तो यानी किसी अभिक्रिया में A और B भाग ले रहे हैं। तो ये उसने बोल्ट्जमान ने ये कहा पहले तो कि क्या अभिक्रिया में सभी अणु उत्पाद में बनाते हैं, नहीं। तो इन्होंने ये कहा कि सभी टक्करें उत्पाद निर्माण करेंगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो वास्तव में हम क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया के अंदर, जैसे एक अभिक्रिया अगर मैं ले लेता हूँ कि H2 + I2 = 2HL, तो ये हाइड्रोजन है, 1 मोल लेके चला, और ये आयोडीन है, इसको भी 1 मोल लेके चला। इसका मतलब है इसके Na अणु लेके चला, इसके भी Na अणु में लेके चलता हूँ। 1 मोल में कितने अणु होते हैं बेटा, Na अणु होते हैं। तो क्या सारे के सारे Na अणु इसके सारे Na अणु टकराएंगे? बिल्कुल नहीं है। केवल वो ही अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में
जो जिनके पास ऊर्जा होती है, एक न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसे हम बोलते हैं। पहले तो ये समझ लो कि अभिक्रिया में उत्पाद वे अणु ही निर्मित करते हैं जिनके पास एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, जिसे हम बोलते हैं दहली ऊर्जा। तो यहाँ पहले आपको टक्कर सिद्धांत समझने के लिए कुछ परिभाषाएं समझनी पड़ेगी। उनमें एक परिभाषा है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या होती है, पहले इसको समझो आप कि दहली ऊर्जा क्या होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे दहली ऊर्जा या दहली ऊर्जा वर्ड आपने कहाँ भी पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में भी आता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी सतह पर एक ऊर्जा जब पड़ती है तो उसमें से ऊर्जा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। तो वो ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, वो ये एनर्जी क्या लगती है, दहली एनर्जी। तो यहाँ भी वही बात है कि अभी के लिए जैसे ये मान लो ये अणु, ठीक है, सॉरी ये तो ऊर्जा है, और यह अभिक्रिया की प्रकृति का ग्राफ लेता हूँ मैं। अभिक्रिया की प्रकृति, अब हम देख रहे हैं कि कुछ अणुओं के पास इतनी ऊर्जा है, कुछ के पास इतनी ऊर्जा है, कुछ के पास ये ऊर्जा हो गई अब दहली ऊर्जा। तो ये अणु जिसकी ऊर्जा इतनी है, जब ये ऊर्जा अपनी इतनी बढ़ाएगा तब ये कहाँ पहुंचा है, दहली ऊर्जा पे पहुंचा है। यानी इतनी ऊर्जा पाकर यहाँ ये स्तर को मैं बोलता हूँ दहली ऊर्जा स्तर। तो यानी ये अभी अभिकारक का अणु है, H2 का अणु यहाँ है और I2 का भी यहाँ है। तो ये दोनों अणु जब इनकी ऊर्जा इतनी है तब ये उत्पाद निर्माण नहीं कर सकते। अभी इनको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ लेके जानी पड़ेगी, दहली ऊर्जा स्तर पर। तो इनको इतनी ऊर्जा और चाहिए, तब जाके ये दहली ऊर्जा स्तर पे पहुँचेंगे और तभी ये उत्पाद निर्माण कर सकते हैं। तो दहली ऊर्जा की परिभाषा क्या हुई, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त कर अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। दहली ऊर्जा कहलाती है। ये दहली ऊर्जा होगी, ठीक है। और दहली ऊर्जावान अणु जिनके पास ये ऊर्जा होती है वो अणु क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु अंश कहलाता है। तो यहाँ एक वर्ड और आता है सक्रिय अणु या सक्रिय अणु अंश। सक्रिय अणु, यह इसका एक नाम और है सक्रियत अणु अंश। सक्रियत अणु अंश, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं n स्टार अपॉन n, इससे दिखाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऊर्जावान अणु अंश जो कि उत्पाद निर्मित करने में
सक्षम होता है, यानी जिसकी एबिलिटी क्या होती है, सक्षम होता है, सक्रिय अणुअंश कहलाता है। अणुअंश कहलाता है। तो वो सक्रिय अणुअंश हो गया। अब मैंने इसको इससे क्यों दिखाया है, मान लो एक अभिक्रिया में टोटल n अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, टोटल अणु कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो n, और एनर्जेटिक अणु कितने हैं, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है n स्टार, ठीक है। तो हम मानते हैं कि कुल अंश, ऐसा अंश जो टोटल अंश, सक्रिय अंश कितना हुआ, सक्रिय अंश हुआ n स्टार बटा n, इसको बोलेंगे सक्रिय अंश, ठीक है। हाँ लक्ष्य, हाँ बोल भाई। अब आज तो यार अब क्लास चल रही है, लाइव ही लाइव, अभी तो मैं बताता हूँ, देखें 8:30 बजे फ्री हो जाऊंगा, तो 8:30 आऊँगा फिर, है ना। तो सक्रिय अंश ऐसे हुआ कि कुल अंश में से एनर्जेटिक अणु, ऊर्जावान अणु ही सक्रिय अंश कहलाता है। तो वास्तव में क्या होता है कि जो ऐसा अणुअंश अक्रिय होता है, जो यानी जिसके पास उत्पाद निर्मित करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे अणु कहलाते हैं अक्रिय अणु। और अक्रिय अणुओं को अक्रिय अणु ही किसमें चेंज होते जाते हैं, अक्रिय अणु और सक्रिय अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। यानी अक्रिय अणुओं को ताप में वृद्धि कर दे, तो ताप में वृद्धि करने से इनको भी ऊर्जा मिल जाएगी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सक्रिय अणुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ताप में वृद्धि करने से अक्रिय अणु सक्रिय अणु होते जाते हैं, और उसे बोल्ट्जमान ने कैसे बताया था, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र आएगा, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र, ऊर्जा वितरण वक्र से हम समझ लेते हैं कि सक्रिय अणु को अक्रिय अणु सक्रिय अणुओं में कैसे बदलते हैं। तो मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने, यूं लिख देता हूं, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सक्रियत या अणुअंश तथा उनकी ऊर्जा के मध्य वक्र खींचा, जो कि निम्न प्रकार से प्राप्त हुआ। ये अगर आपको मैक्सवेल और बोल्ट्जमान वक्र क्या कहता है, क्या बताता है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो फिर आपको क्या क्या बताना है। तो पहले तो इन्होंने किस किस के मध्य वक्र खींचा, तो इन्होंने वक्र खींचा भाई ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और अणुअंश, जिसको मैं
एन स्टार और एन से डिनोट कर देता हूँ अणुवंश। और तो ये वक्र क्या है कि भाई ऐसे अणु जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर लिया ये वक्र, और ये वक्र इस तरह से आया, ठीक है, ऐसे आया, ये टी केल्विन ताप पर खींचा हुआ वक्र है। अब ये वक्र क्या कहता है कि ये वक्र कहता है कि बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं, यानी यहाँ ऐसे अणु हैं जिनके ऊर्जा 0 है, और फिर जैसे जैसे अणुवंश ताप बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती जाती है अणुओं की, और ये वो एरिया है पीक, और यहाँ अणुवंश भी क्या है, सबसे अधिक है। तो यानी ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा एक एवरेज ऊर्जा होती है ये वाली, जिसको अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इसको अधिकतर अणुओं के पास है ना, इसलिए यानी ऐसे अणुवंश की संख्या ज़्यादा है जिनके पास ये ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा क्या बोली जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। अधिकतम प्रायिक ऊर्जा वान अणुओं की संख्या पीक को दर्शाती है। ये पीक है, वक्र का पीक किसको दर्शाता है, पीक दर्शाता है अधिकतम संभव ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट लिख देता हूं मैं, और वो क्या रहा, पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ये रहा, वक्र का पीक, वक्र का शीर्ष, पीक का मतलब है शीर्ष, वक्र का शीर्ष अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये वाला बिंदु के संगत ऊर्जा मोस्ट प्रोबेबल ऊर्जा कहलाती है, और यही सबसे ज़्यादा अणु है, यानी शीर्ष पर जो अणुवंश है वो सबसे ज़्यादा है, और उसकी एनर्जी ये है। अब इससे अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा जो ज़्यादातर अणुओं के पास होती है, हिंदी शुद्ध भाषा में बोलूँ तो ज़्यादातर अणुओं के पास ये ऊर्जा है, ठीक है। अणुवंश सबसे ज़्यादा है ना, तो ज़्यादातर अणुओं के पास ये ऊर्जा है। तो ज़्यादातर अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है, जैसे मान लो मैंने सिक्के फेंके 2 के, 5 के, 10 के, तो सबसे ज़्यादा सिक्के 2 के हैं बच्चों के पास, तो 2 रुपया वो है जो ज़्यादातर बच्चों के पास है, 5 रुपया वो है जो कम बच्चों के पास है, 10 रुपया वो है जो बहुत कम बच्चों के पास है। तो ज़्यादातर रुपया कौन सा है, 2, जो सभी बच्चों के पास है। इसी तरह सभी बच्चों के पास, यानी बच्चों की संख्या अधिकतम है जिनके पास ये ऊर्जा है। और 2 रुपये से, अब फिर मैं ये बोलूँगा 2 रुपये से कम रुपए वाले बच्चे हाथ खड़े करें तो उनकी संख्या क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि इस ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम है। और फिर मैं ये कहूँगा 2 रुपये से अधिक ऊर्जा वाले बच्चे हाथ खड़े करें तो उनकी भी संख्या क्या आएगी, कम आएगी। तो यानी ये अधिकतम संभव ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी कम होती है, और अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी कम होती है। तो ये भी निष्कर्ष मिल गया। अधिकतम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, अधिकतम संभव ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम है, तथा इस ऊर्जा से
अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या भी कम है। एक बात ये भी सामने आ रही है इस वक्र से। तो ये दो बातें सामने आई हैं जिनको आप नोट कर चुके हो कि वक्र का शीर्ष किसको शो कर रहा है, और ये इधर वाला मामला है वो कम अणु है और इधर भी कम अणु है। अब एक सबसे अच्छी बात जो ताप के प्रभाव को एक्सप्लेन करेगी, अब मैं उस बात पे आ जाता हूँ। और ये तीसरा निष्कर्ष है, ये सबसे बेहतरीन निष्कर्ष भी है। अब देखो, अगर ये तो टी ताप था, अब मैं एक ग्राफ और खींचता हूँ। वो ऐसे जाएगा, ये क्या है, T + 10 केल्विन ताप पर खींचा हुआ वक्र है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। तो देखो जैसे ही ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की गई तो वक्र का पीक थोड़ा दाईं ओर शिफ्ट हो गया, यानी अब पीक यहाँ है। तो अब ऐसे अणुओं का अंश जिनके पास पहले की तुलना में ज़्यादा एनर्जी है, अब ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो उनका अंश क्या हो गया, थोड़ा सा कम तो हो गया, लेकिन उनकी सबकी ऊर्जा अब ज़्यादा है पहले की तुलना में। और साथ में तुम ये भी देख रहे हो कि पहले केवल ये वाला क्षेत्रफल किसको शो कर रहा था, अधिक ऊर्जावान अणुओं को, यानी अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम तो था लेकिन वो क्षेत्रफल ये था। और अब क्या देख रहे हो तुम, अब वो क्षेत्रफल ये है, तो इस क्षेत्रफल और अब वाला क्षेत्रफल जस्ट दुगना हो गया ना। तो जैसे ही हम देखें कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करती जाए तो अधिक ऊर्जावान, जिनको मैं सक्रिय अणु बोल सकता हूँ, अधिक ऊर्जावान अणुओं के अंश का क्षेत्रफल बढ़ गया, लगभग दुगना हो गया। यानी ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो अधिक ऊर्जावान अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अणुअंश बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से वास्तव में सक्रिय यानी ऊर्जावान अणुओं की संख्या लगभग दुगनी हो जाती है, बढ़ जाता है। ये निष्कर्ष सबसे बेहतरीन निष्कर्ष है। ताप में वृद्धि करने से वक्र का शीर्ष दाहिनी ओर और विस्थापित हो जाता है, तथा अधिक ऊर्जावान जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊर्जावान अणु यानी सक्रिय अणु को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग क्षेत्रफल बढ़ जाता है और लगभग दुगना होता है। इसलिए अभी तो जस्ट दुगना तो नहीं होता, लेकिन मैं कह सकता हूँ दुगना होता है, बढ़ जाता है। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, तो इससे
इससे स्पष्ट होता है कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने से सक्रियक अणुअंश में लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि होती है, ये निष्कर्ष। और सक्रिय अणुअंश बढ़ेगा तो उनके मध्य होने वाली टक्कर बढ़ेंगी, और सक्रिय अणुअंश ही तो उत्पाद में बदलता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। लेकिन अभी केवल इसने सक्रिय अणुअंश पर ताप के प्रभाव को एक्सप्लेन किया है। इससे के कैसे प्रभावित होगा ये हम आगे टक्कर सिद्धांत को आगे भी कल की क्लास में भी जारी रखेंगे। अभी आज की क्लास में केवल आप जो रिमाइंडर ध्यान में रखने की बात है वो ये रखने की बात है कि अभिक्रिया का वेग यानी के ताप से क्यों परिवर्तित होता है, तो उसके लिए हम संगठित सिद्धांत टक्कर सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। और टक्कर सिद्धांत ने यह बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणु एक तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल वे ही अणु भाग लेते हैं जिनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं, और दहली ऊर्जावान अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। और सक्रिय अणुअंश ताप में वृद्धि करने से कैसे बढ़ता है उसे मैक्सवेल वोल्टजमान ने 3 बातों के माध्यम से वक्र खींच के बताया था। वक्र के जो 3 निष्कर्ष निकले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है।